हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ कॉमर्स और अकाउंट्स के बारे में, लेकिन अकाउंटेंसी एक्चुअली में स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी उसकी थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ थ्योरी देखते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स है इनके अंदर और बेसिक एक डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे ऑलरेडी अकाउंट्स का डेफिनेशन डिस्कस कर चुका हूँ। अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर थ्री थिंग्स? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले हमको रिकॉर्ड करना है, फिर हम क्लासीफाई करेंगे एंड देन समराइज करेंगे। स्क्रीन पे आइएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दोज आर रिकॉर्डिंग, मतलब हमें किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया वो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप होगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होगा? जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की है उनको छांट के अलग अलग लेके जाना है। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो सारी क्लासेस के बच्चे अलग अलग स्कूलों में बैठे रहते हैं, ठीक है। इन जनरल एक बस के अंदर नॉर्मली सारे क्लास के बच्चे रहते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास में चले जाते हैं। वैसे ही जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, आप सारी एंट्रीज टाइम वाइज और डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे, इररिस्पेक्टिव कि कौन से अकाउंट की एंट्री, ठीक है, किस पर्सन की एंट्री, वो भी नहीं देखना है। डायरेक्टली हमें रिकॉर्ड करते जाना। जैसे जैसे बिजनेस में कोई भी इवेंट हो रहा है हमें वैसे वैसे उसमें रिकॉर्ड करते जाना है, ठीक। अब हमारी जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करेंगे पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर कि सेल वाली सारी एंट्री उठ के सेल अकाउंट में चले जाए। राम के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको उठा के हम राम के अकाउंट में डाल देंगे एंड सो ऑन। बेटा सबसे लास्ट में बनेगी समरी, उसमें हम एक पेज में पूरा टोटल लिखेंगे। जैसे हम सेल अकाउंट को टोटल करेंगे, सपोज 10 लाख आया पूरे साल भर का, तो हम लिखेंगे सेल डैश 10 लाख। फिर राम को कितना सेल किया? 2 लाख, तो राम डैश 2 लाख। एक एक लाइन में लिखना है, एक पेज में पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है। इसको बोलेंगे समरी। जैसे आप पढ़ते पढ़ते एक समरी बनाते हो ना, जिस्ट छोटा सा एक पेज में आ जाएगा पूरा। अगर आपका अकाउंट साल भर का 50 पेज का भी होगा ना तो समरी में वो एक पेज में आ जाएगा, वो मेरी प्रॉमिस है। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, रिलायंस का भी समरी बनता है, सबका समरी बनता है, सारे बिजनेस का समरी बनेगा और हम छोटी सी शीट में उसको पूरा समराइज करेंगे। और जनरल जो यूजर्स रहेंगे वो समरी देखेंगे, किसी को डीप जाना होगा तब जाके वो रिकॉर्डिंग वाली चीजें उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे और मैंने पॉइंट को बहुत कट शॉर्ट कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बेटा आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है खुद की कला, खुद का परफेक्शन, खुद का कोई मेथड, ठीक है, सेल्फ डेवलप्ड आइटम जो सबका अलग अलग होगा। मान लीजिए 2 पर्सन बैठे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, राम और श्याम, तो दोनों को अगर मैं आर्ट वाली कोई आइटम दे दूंगा ना तो राम भी अलग बनाएगा, श्याम भी अलग बनाएगा और दोनों का सही होगा। सही गलत का कोई मायना नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब जो चीज़ यहाँ पे होगा वो चीज़ किसी और सिटी में भी हो रहा होगा, वही चीज़ राम करेगा, वही चीज़ श्याम करेगा। मतलब एक इंसान पानी पीता तो दूसरे को भी पानी भी पीने की जरूरत है। एक का ऐसा नहीं होगा कि एक पानी पी रहा दूसरा डीजल पिएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। साइंस मतलब एकदम कट शॉर्ट प्लेन प्रिंसिपल्स। अब मैंने ये इसलिए बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स साइंस है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, बट देयर आर सम प्रिंसिपल्स, ऐसे भी प्रिंसिपल्स हैं जो जजमेंटल हो जाएंगे। जजमेंटल मतलब अगर एक करेगा तो अलग, दूसरा करेगा तो अलग, तो सबका अलग अलग परसेप्शन के हिसाब से चलेगा, सबकी अपनी चॉइस होगी और सारे के सारे पॉइंट्स राइट होने वाले हैं। ये होता है अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बेटा ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, फालतू चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी आपकी, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो कि फाइनेंशियल नेचर है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, आपका मनी इन्वॉल्व है, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। दूसरी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। अब आप बोलोगे कि अगर बिजनेस में एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, ये भी तो एक इवेंट हुआ बिजनेस में, हाँ सर, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो फिर रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो पैसे के टर्म्स में होगी। फॉर एग्जांपल आप 200 चेयर लेने गए और टोटल 2 लाख रुपए पेमेंट करके आए हो, तो हम 200 चेयर के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे कि हमने 2 लाख की चेयर परचेज की। बेसिकली हम पैसे की बात करेंगे, हर चीज का तोलमोल पैसे में होगा। आप साइड नोट डाल के लिख सकते हो कि आपने 200 चेयर परचेज की, बट मेन ट्रांजैक्शन अमाउंट का है, तो अमाउंट और मनी के टर्म्स में ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
क्लासीफाइंग, बेटा वही क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। क्लासीफाइंग में क्या होगा, आपने जो रिकॉर्डिंग में बहुत सारी एंट्रीज पास की है, उन एंट्रीज को हम छानेंगे और उन रिस्पेक्टिव अकाउंट में भेजेंगे। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का। उसके बाद समराइजिंग, सिमिलरली मैंने बोला था कि एक शीट में सारे के सारे अकाउंट्स आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स अकाउंट से हमें बना के नहीं रखना है, हमें उसको कम्युनिकेट करना है बहुत सारे लोगों को। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सब लोग हमसे हमारे अकाउंट्स मांगते हैं ये देखने के लिए कि हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ। चलिए रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा पॉइंट क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, रिकॉर्डिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। इतना ही था कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट समराइजिंग, कि हमें समराइज करना है। एंड सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट इज कि आपको कम्युनिकेट करना है, अपने पास बना के सिर्फ नहीं रखना है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर इसकी बात ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, फिर भी एक जिस्ट रख देते हैं। देखो दो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो सिस्टमेटिक और प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने हैं और दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सिंपल दो है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब पूरा कोरा चिट्ठा रखना है और प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बिजनेस उसी के लिए कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, देखो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की और हमने जो अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस की, यहीं से फंक्शन निकल के आते हैं। पहला फंक्शन देखो, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, आपका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो उधर का लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, सर अकाउंटिंग प्रोटेक्शन में कैसे मैनेज करेगा। मान लो कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 1000 चेयर रखी हुई है और 1000 एम्प्लॉयज आते हैं, तो इन अगर 1000 चेयर्स की प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चेयर कभी गायब तो नहीं हो गई। उसके अलावा और भी एसेट्स होंगे बिजनेस के अंदर, प्रिंटर, कंप्यूटर, तो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड है तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हो कि हाँ 200 चेयर दिख रहा है तो 200 चेयर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पता चलेगा कि कहाँ वाली कौन सी वाली गायब हुई है। इस तरीके से, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत चीज़ें आएंगी आगे तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अच्छा मान लो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में क्या है, आप मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आप सक्सेसफुल चला रहे हो। अब क्या हुआ है, उस कंपनी की ग्रोथ रुक चुकी है, आप नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके नया कंपनी और नया बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो क्या आपके पॉकेट में 10 लाख रुपीज़ है? क्या आप इस पोजीशन में हो कि आप उस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर पाओ? ये कहाँ से पता चलेगा? हम अपने अकाउंट्स होंगे अगर हमारे हाथ में तो हम देख लेंगे कि हाँ मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, तो है तो ओके, तो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस चीज़ का। किसी का सैलरी बढ़ाना है तो हम कैश का फंड देखेंगे अकाउंट्स के अंदर है तो ठीक है बढ़ा दो। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। बेटा ट्रस्टीशिप क्या होता है, ये आएगा जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ोगे ना बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, तो उसमें 3-4 टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस है। पहला है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बिजनेस ओनर होता है। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, थोड़े ज़्यादा लोग पार्टनर्स फ्रेंड्स मिलकर कमा गए। और अगर होल इंडिया लेवल पे अगर आपको करना है तो वो होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं, जो एक्चुअली में बिजनेस पैसा लगाते हैं, वो बिजनेस नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, उनके जगह पे उन्होंने कुछ प्रोफेशनल बैठाए हुए हैं जिनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स प्रोफेशनल से वो कंपनी मैनेज करते हैं, उनको उनकी फीस मिलती है कंपनी मैनेज करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, 15-20 डायरेक्टर भरे हुए हैं, उन लोग बैठ के पूरी कंपनी चलाते हैं। तो कंपनी उनकी नहीं है, कंपनी किसकी है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। कंपनी डायरेक्टर्स की नहीं है, शेयर होल्डर्स की है, लेकिन शेयर होल्डर ने इन ट्रस्ट में, भरोसे में डायरेक्टर्स के हाथ में पूरा जिम्मा दिया है कि आप इनको चलाओ, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप। तो जब ट्रस्टीशिप हुआ है तो इसमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो शेयर होल्डर बीच बीच में चेक करना चाहेगा कि हाँ इस डायरेक्टर को मैंने बैठाया ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा। अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होंगे, हर चीज़ प्रॉपर, हर चीज़ का हिसाब होगा, तब आपको पता चलेगा ना कि ट्रस्टीशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट एंड ओनर्स आर डिफरेंट। देखो मैनेजमेंट अलग है जो काम कर रहे हैं वो, और दूसरा ओनर्स डिफरेंट है। द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड्स एंड रिसोर्सेज। जो भी पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है वो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि ढंग से काम करे, ढंग से पैसा कमाए और उनको बेटर रिटर्न्स ला के दे। नेक्स्ट पॉइंट कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। बेटा अकाउंट्स सिर्फ आप अपने मन से नहीं बनाते हो, अकाउंट्स बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर भी होता है। क्यों? क्योंकि उनको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, उनको जीएसटी लेना है आपसे, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर कि आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। और एक लिमिट के बाद अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाते हो ना तो लाल बत्ती आएगी, आपको बैठाएगी और जेल लेके चले जाएगी।
कि भैया आपको ज़रूरी था, फिर भी आपने नहीं बनाया, आप ब्लैक का काम कर रहे हो। तो चलिए, मोदी जी तो वैसे ही पीछे पड़े ब्लैक मनी के। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स तो हम बिना देखे ही कर सकते हैं। एक बार नोट्स मत देखना और मेरे साथ डिस्कस करना कि आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा होगा अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी होगा, आपके पास पूरा हिसाब होगा। देखो, एक तो प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो तो पहला पॉइंट था। ऑब्जेक्टिव भी वही है, फ़ायदा भी वही है। दूसरा, हमने बात की थी मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, वही प्लानिंग कंट्रोलिंग वगैरह में हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। और लीगल नीड्स भी हमारी कंप्लाई हो जा रही है, कभी भी कुछ भी चाहिए तो आप देख सकते हो। ये तो बेसिक एडवांटेज हो गए। चलिए, बाकी आपके बुक में क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखते हैं। हेल्पफुल इन मैनेजिंग बिजनेस, बिजनेस करने में हेल्पफुल है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस ट्रांजैक्शन से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हो रहा है, तो वो आप पर्टिकुलरली देख पाओ अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये वही मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स हो गए आपके। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अभी मैंने आपको बोला कि कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देगा। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बेटा, ये फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे पास क्या एसेट है, कितनी बिल्डिंग है, कितने गाड़ी है, कितने उधारी है मेरी, कितने लोन्स है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, कि मैं साल भर अगर काम कर रहा हूँ तो मैंने कितना पैसा अर्न किया, मैं क्या अर्न कर रहा हूँ, उसकी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। सर, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कंपैरिजन करना। अगर दो बिजनेस के मुझे अकाउंट्स मिल जाए तो मैं दोनों को सामने रख के कंपैरेटिव स्टडी कर सकता हूँ, ये भी कंपैरिजन हो सकता है। और ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन हो सकता है कि लास्ट ईयर का अकाउंट देखूंगा और अपने कंपनी का इस ईयर का अकाउंट देखूंगा कि पिछले साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कम परफॉर्म कर रहा हूँ, या ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। इसकी बात भी हो गई, सेम टू सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं आपके। इट हेल्प्स एंड फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी न्यूज़ पढ़ते हो ना, थोड़ी सी भी, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट होगा कि राइट नाउ एट दिस मोमेंट, जब से लॉकडाउन हुआ है तो रिलायंस कंपनी ने जियो में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया पूरे वर्ल्ड से। वो क्या है, वो तो बेच ही तो रहा है अपने बिजनेस को। अगर सपोज फॉरेन की कंपनी क्वालकॉम या कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही जियो में, तो मुकेश जी ने क्या किया, अपना कुछ शेयर बेच दिया, मतलब बिजनेस बेच दिया, ठीक है। उसने बोला कि 1,000 करोड़ दे दो, 1,000 करोड़, और 10% शेयर ले लो। तो ये जो 10% शेयर है और जो 1,000 करोड़ की वैल्यू आई है उसकी, तो ये कैसे हुआ? उनके पास अकाउंट्स रेडी थे, उन्होंने हिसाब लगाया कि हमारे शेयर का भाव इतना है, हमारे पास एसेट इतना है, तो पर्टिकुलरली हमारा इतना भाव होना चाहिए। तो वो जो सेल ऑफ बिजनेस है वो हेल्पफुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प इन रेसिंग लोन फ्रॉम बैंक। बेटा, जब आप बिजनेस में बन जाओगे और आप बैंक जाओगे लोन लेने के लिए, तब बैंक वाला आपको क्या बोलेगा पता है? जाइए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आइए, मुझे आपका पूरा अकाउंट्स देखना है, आप कैसी सेल करते हो, क्या देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो। आप बोलोगे सर फर्जी इन्फॉर्मेशन भी तो डाल सकता हूँ। बेटा, वो आपको बोलेगा सीए से सर्टिफाई करके आना। सीए से सर्टिफाई करके आना, और सीए तभी साइन करेगा अगर वो प्रॉपर अकाउंट्स बने होंगे। आपको पूरा चेक करेगा सीए और साइन मारेगा अपनी कि हाँ इसका अकाउंट पूरा प्रॉपर है, पूरा सही है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, तब जाके बैंक वाला मानेगा। ठीक, वो वाली बात आपको क्लियर होगा कि फर्जी वाला तो हो ही नहीं सकता। मतलब जनरली कभी कभी हो सकता है, बट नॉर्मली उसके मेजर्स है जिससे वो कंट्रोल भी होते हैं। ठीक, तो उस केस में उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आप वो देख रहे हैं सेल अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा कमा था, इसको मैं लोन दूंगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने से आपको लोन मिलता है, अदरवाइज बिजनेस लोन तो नहीं मिलने वाला, भूल जाइए आप। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। वो जो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट वाला पॉइंट था, अगर आपको याद होगा फंक्शंस में, सेम पॉइंट है ये, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अगर कोई इंसान आपके ड्रॉवर से कैश लेके चले गया और आप अकाउंट में मिला रहे हो कि यार मेरी सेल 10 लाख की हुई है, सामान मेरे बिजनेस से चले गया 10 लाख का, तो ड्रॉवर में क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये मैचिंग कहाँ से करोगे? अकाउंट्स और हिसाब बने होंगे, तब आप मैचिंग कर पाओगे कि हाँ यार 10 लाख का सेल दिख रहा है मुझे, मेरा सामान भी चले गया है, लेकिन ड्रॉवर में कैश तो गायब है, तो किसी ना किसी ने चोरी की, किसी ने फ्रॉड किया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। जैसे इसके एडवांटेज है वैसे कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी, बिकॉज ऑफ इनके रूल्स। मेजरली इस प्रोसेस के एडवांटेज है, इसीलिए पूरा ऐसा आपका सब्जेक्ट बन के आया है क्लास 11th और 12th में। बट थोड़े मोड़े डिसएडवांटेज इसके रूल्स के डिसएडवांटेज है, पूरी अकाउंटिंग एज अ होल के डिसएडवांटेज नहीं है ना, कुछ कुछ रूल्स के। सबसे पहले वो जो पॉइंट था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है,
तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। तो पहला पॉइंट वही, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग देयर आर मेनी ट्रांजेक्शंस ऑन विच पर्सनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पार्ट में पर्सनल जजमेंट रिक्वायर्ड है। दिस में समटाइम्स लीड टू एरर, कभी कभी ये लीड करेगा, आपको एरर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज रियल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द बिजनेस इज क्लोज। देखो किसी किसी लोगों का सिद्धांत क्या है कि आज बिजनेस चालू किया, 1 लाख लगाया, जब बिजनेस क्लोज किया तो हमारे हाथ में 10 लाख है, तो वो उतना लंबा चलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो क्वालिटी वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। जैसे आपने चेयर ली, किस क्वालिटी की चेयर ली, मान लीजिए आप कुछ और एसेट लेके आए, किस क्वालिटी का लेके आए, वो सब इन्फॉर्मेशन नॉर्मली रिक्वायर नहीं करता। आप चाहो तो डाल सकते हो, कुछ कुछ पर्सन्स अपने अकाउंटिंग में डालते हैं कि क्या क्वालिटी का एसेट परचेस किया, बट नॉर्मली अकाउंट्स का नियम नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। वो तो आप चाहो तो डाल सकते हो। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? पुराना हिस्ट्री हो चुका, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे होता है, पहले इवेंट होगा फिर अकाउंटिंग होगा, पहले इवेंट होगा फिर अकाउंटिंग होगा, ठीक है। मतलब पुराने प्राइसेस पे चलता है। अब अगर आपके अकाउंटिंग करने के पहले अगर कोई प्राइस अपडेट हो गई किसी चीज़ की, तो उसको ज़्यादा अकाउंट फॉर नहीं करता है। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सच मेथड डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट प्राइस लेवल। अभी का प्राइस लेवल और उस गैप में ट्रांजैक्शन होने के और अकाउंटिंग होने के में जो अगर गैप होगा 1-2 दिन का, उसमें हमारी अगर प्राइस चेंज हो गई, जैसे अभी टमाटर के भाव 30-40 रुपये ऊपर हो गए और 3 दिन पहले परचेस किया था, आज की अकाउंटिंग में हम 3 दिन पहले वाली ही प्राइस लेंगे, वो वाली प्राइस लेंगे, नया प्राइस नहीं लोगे आप। जितने में आपका ट्रांजैक्शन हुआ आप वो वाली प्राइस लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। बेटा फोरकास्टिंग का मतलब आपको पता चलेगा वेदर फोरकास्टिंग से। जैसे वेदर डिपार्टमेंट वाले वेदर फोरकास्ट करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं वेदर की, वैसे आप अकाउंट्स को देख के बिजनेस की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगेन द सेम पॉइंट कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्यूचरिस्टिक कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इट इज़ ऑलवेज हिस्टोरिकल। जो ट्रांजेक्शन हो गया उसको रिकॉर्ड करना है बस। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर सेल्स के बारे में अकाउंट्स ऐसी कोई जानकारी नहीं देता। अकाउंट्स में जो हुआ है उसका खाली हिसाब मिलेगा, ये हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और आपकी हेल्प के लिए मैं इन पूरे ट्रांजेक्शन और शॉर्ट नोट्स नीचे लिंक कर दे रहा हूँ, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करिए, अपने कॉपी में लिखिए और इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ बेसिक अजम्पशंस की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, उसी को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, रिविजन हो रहा है हमारा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। बिजनेसमैन बिजनेस को कोई भी पैसा देगा, या मुकेश जी जियो को कोई भी पैसा देंगे एग्जांपल के लिए, तो आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करोगे और इस मनी को लोन ट्रीट करेंगे, जिसको बोलते हैं प्यार से कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो चुका है। गोइंग ऑन कंसर्न मीन्स अकाउंट्स बनाने टाइम अकाउंट्स ये अज्यूम करेगा कि जो बिजनेसमैन है वो लंबे समय के लिए बिजनेस करना चाह रहा है। सिंपल। कंसिस्टेंसी, मैंने बोला था प्रोफेशनल जजमेंट पर्सनल जजमेंट की बात की थी, उसमें क्या था कि कोई भी अपने चॉइस से कुछ कुछ पॉलिसी सेलेक्ट कर सकता है। कुछ कुछ एरियाज में वो आगे आएंगे, आप समझोगे धीरे धीरे, लेकिन एक बार सिलेक्ट हो गया तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना है। सिंपल। चलिए, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात हो चुकी है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बेटा दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कैश कॉन्सेप्ट होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कैश कॉन्सेप्ट का मतलब जिस दिन कैश आएगा उस दिन रिकॉर्ड करोगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब जो चीज़ जब हुआ तब रिकॉर्ड करो। सर एग्जांपल बताओ। बेटा एग्जांपल ये है कि कोई पर्सन हमसे उधारी में सामान ले गया, तो पेमेंट अगर वो 10 दिन के बाद करेगा, कैश कॉन्सेप्ट बोलता है वो जो 10वां दिन है ना, उस दिन आप रिकॉर्ड करना। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि आज सेल हुई है तो आज ही रिकॉर्ड कर लो आप। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वो बोला कि अकाउंट्स की जो बुक्स होंगी ना, हमारे अकाउंट्स को हमको ना कुछ पीरियड में डिफाइन करना पड़ेगा। हम नॉर्मली एक पीरियड क्या लेते हैं, 1 साल का लेते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि आप क्या करो, बिजनेस तो आप 15-20 साल के लिए करने वाले हो, तो 15 साल बाद थोड़ी ना अपन प्रॉफिट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम टोटल पीरियड को 1-1 साल के गैप में बांटेंगे और हर साल के एंड में, हर ईयर के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर नई बुक्स लेके आएंगे, फिर वो पूरा साल खत्म होगा तो उसके एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बेटा मैंने ऑलरेडी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज इन्वॉल्व है, लेना और देना दोनों इन्वॉल्व है।
इसका मतलब है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट्स होंगे, हमेशा दो एस्पेक्ट्स होंगे, लेना और देना। इसी को आप डेबिट क्रेडिट बोलते हो। जो बिजनेस में आया वो डेबिट, जो बिजनेस से बाहर चले गया वो क्रेडिट, इन सिंपल टर्म्स। बाकी के रूल्स आगे बात करेंगे। चलिए आगे। चलिए दोस्तों, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। 3 स्पेशल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सबसे पहला है प्रूडेंस, उसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। बेटा जब आपके घर पे ऐसा बोल दिया जाएगा, नगर निगम आपको बोल देगा कि कल पानी नहीं आएगा 10 दिन तक, आप सबसे पहले क्या करोगे? दौड़ोगे, नल चालू करोगे, सारी बाल्टियां भर दोगे, सबसे पहला ये वाला काम होगा, ठीक। अगर आपको पता चला कि पड़ोस में आग लगी है और वो आग लगते लगते आपके घर भी आ सकती है, तो आप क्या करोगे? आप पानी वानी सब रेडी रखोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे। कल आपको कोई बोल दे कि पेट्रोल की प्राइस 15 रुपये बढ़ने वाली है, आप सारी गाड़ियों की लाइन लगा दोगे पेट्रोल पंप में और बोलोगे कि पेट्रोल भर ले। आप मतलब कुछ ना कुछ हलचल कर रहे हो कि कोई बोल नहीं रहा है आपको, ये आपको कॉमन सेंस है, ठीक है। प्रूडेंस इज अ कॉमन सेंस, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कल आपको कोई लॉस होने वाला है, उसके लिए आप आज ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे, उसी की बात कर रहे हैं। इफ़ वी आर टोल्ड दैट अ फायर ब्रोक आउट एट आवर नेबर्स होम, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू स्टॉप द फायर इन द केस इट कम्स टू अवर होम। हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, सपोज वी गॉट द मैसेज फ्रॉम नगर निगम दैट वाटर विल नॉट कम फॉर 5 days, पीपल विल इमीडिएटली स्टार्ट फिलिंग बकेट्स, ठीक। नेक्स्ट, एज कोरोना वायरस स्टार्ट स्प्रेडिंग, पीपल इमीडिएटली बॉट राशन ऑफ 1 month। लॉकडाउन के पहले एक आध महीने का तो सबने खरीद लिया होगा। बॉट मास्क एंड सैनिटाइजर्स, हेल्थ इंश्योरेंस लिया उन्होंने। क्यों कर रहे हैं बेटा? अपने आप का लॉस बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ऑल एंटिसिपेटेड, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लॉस होगा तो आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आप थोड़ी ना देखते रहोगे कि आग आ गई तब मैं देखूंगा क्या करूंगा, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। पहले से प्रिपेयर रहता है ना, अब आग लगे कि ना लगे, ठीक है। शैल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे आप उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दोगे अपने आप को। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। कहाँ पे अप्लाई होगा? उसकी जब एंट्रीज आएंगी ना, तब मैं आपको बता दूंगा, वहां पे रिलेट करवा दूंगा, आप वरी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियलिटी, ठीक है। बिजनेस में टेबल के नीचे एक स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है, सर वो खो गया है, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करो। बेटा इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूलना नहीं चाहिए, ठीक है। छोटा सा स्क्रू खो गया, रिलायंस जैसी कंपनी में 100 रुपये की चेयर खो गई है, 100 रुपये का पेपर पिन हो गया, वो तो लॉस तो है ना, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा बिजनेस के ऊपर। एक छोटा सा स्क्रू, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर आप रूल्स के ऊपर झूलोगे, नहीं सर लॉस तो है, तो वैसा नहीं होता, ठीक है। वो लॉस है, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, बट वो इफेक्ट तो नहीं करेगा ना, तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम। मटेरियलिटी मतलब सिर्फ ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए जो सिग्निफिकेंट है, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा बिजनेस के ऊपर, ये होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तीसरा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। बेटा अगर ऐसा कोई बिजनेस में इवेंट हो गया, मान लो आपके ऊपर केस चल रहा है, वो तो कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा कि केस चल रहा है और हार सकते हैं, लेकिन लॉस तो हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अलग से सेपरेट एक डिस्क्लोजर खुद से दे देना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, केस चल रहा है या उसके अलावा भी कोई भी इवेंट, अगर आग लग गई थी तो लॉस हो चुका है, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये सब चीज़ों को पूरा का पूरा रिकॉर्ड करिए अकाउंट्स के अंदर, जो जो हुआ है पूरा वहाँ पे डिस्क्लोज करिए, ताकि आपके अकाउंट्स पढ़ने वाले को पूरी पिक्चर, पूरी कहानी समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की। उसके पहले हम फिर से याद करते हैं, अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो। 3 स्टेप हो गया, रिकॉर्ड, स्टेप 2 क्लासीफाई, स्टेप 3 समराइजिंग। अब मैं आपको एक चक्री दिखा रहा हूँ, इस चक्री में बेसिकली प्रोसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, एनालिसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट आप एंट्री कैसे पास करोगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इवेंट क्या है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहा है, आप ऐसे देखते थोड़ी रहोगे, बेटा कहाँ क्या हुआ, ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं करते अपन, ठीक है। और कोई भी अकाउंटेंट नहीं करता। मानो रिलायंस के अकाउंटिंग कर, 1000 ऑफिस है, तो हर जगह क्या कैमरा लगा के बैठे रहेगा, ये हुआ एंट्री, ये हुआ एंट्री? उसके लिए कुछ नहीं होता, कुछ प्रूफ्स मिलते हैं हमें, ठीक है, कुछ इनवॉइसेस। अगर सेल हुआ है तो सेल के बिल मिल जाएंगे, परचेस हुआ है तो परचेस के बिल मिल जाएंगे, सैलरी पे किया तो उसका बैंक का एडवाइस मिल जाएगा। वैसे हमें प्रूफ मिलते हैं, प्रूफ, उसी को वाउचर बोलते हैं। अकाउंटेंट के पास पूरा बंच आता है जिसके अंदर बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं, इनवॉइस देख के वो अकाउंटिंग करता है। तो इनवॉइस क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इनवॉइस को ही वाउचर बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट, उसको देखा उसने, उसके बाद उसने उसने क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कहाँ पे किया? एक पहली बुक है, प्राइमरी बुक, मतलब सबसे पहली बुक, जिसको बोलोगे जर्नल। तो उस जर्नल के अंदर जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री।
तो जर्नल एंट्री इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जैसे जैसे हुए उस डेट में उस पर्टिकुलर टाइम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट, जब आप क्लासीफाई करोगे और दूसरी बुक आएगी उसका नाम है लेजर, LEDGER लेजर। एंड थर्ड, आप समराइजिंग करोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों पार्ट है समराइजिंग के। ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस, सोर्स डॉक्यूमेंट देखोगे तो रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग होगी जर्नल में, फिर आप करोगे क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन होगा लेजर के अंदर, और जब समराइजिंग करेंगे तब ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप इस प्रोसेस को ऊपर ऊपर से देख लीजिए, मैं पूरा का पूरा नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, आराम से पढ़िए, थोड़ा बहुत याद करें, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, बस रीड करना है, एक कैजुअल रीडिंग दीजिए, ताकि हम जब जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब आप एकदम ब्लैंक ना हो जाए, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करेंगे जर्नल।